तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, भाई पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर के अंदर किसी भी जीआईटी के पार्ट की म्यूकोजा के अंदर अगर कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाए तो वो पेप्टिक अल्सर बन जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ब्रेकडाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ जीआई म्यूकोजा इज नोन एज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर पूरी जीआईटी में कहीं पे भी हो सकता है। वो ईसोफेगस में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, स्टमक में भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये तीन पार्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले ईसोफेगस, देन स्टमक, देन ड्योडिनम। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे आज। पेप्टिक अल्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अल्सर पढ़े हैं तो अल्सर हमने पढ़ना है। तो अल्सर पढ़ने से पहले, पेप्टिक अल्सर पढ़ने से पहले हम कुछ और छोटे मोटे अल्सर्स के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, जैसे किसिंग गैस्ट्रिक अल्सर। किसिंग गैस्ट्रिक अल्सर, भाई जो कोई भी अल्सर अगर इस्चीमिया की वजह से हो जाते हैं उसको बोलते हैं किसिंग गैस्ट्रिक अल्सर। इसका मतलब इसमें लिखेंगे ड्यू टू एक्यूट गैस्ट्रिक इस्चीमिया। भाई गैस्ट्रिक के स्टमक के किसी पार्ट के अंदर इस्चीमिया हुआ है, यानी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई, वहां पे इस्चीमिया की वजह से जो अल्सर डेवलप होएगा उसको बोलेंगे हम किसिंग गैस्ट्रिक अल्सर। और किसिंग का मतलब क्या है? मतलब जो एक सरफेस के अंदर जिस टाइप का अल्सर होगा ना, सामने वाले सरफेस में भी वैसा क्या वैसा अल्सर होगा, दोनों बिल्कुल आमने सामने होंगे, उसको बोलेंगे किसिंग अल्सर। ओके, उसके बाद वल्वर किसिंग अल्सर। सेम वही, वल्वा के एक सर साइड पे है, उसके जस्ट सामने दूसरे साइड पे भी वैसा ही अल्सर है। इसका मतलब ये एक किसिंग अल्सर है। और कहां पे है? वल्वा के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा है किसिंग ऑफ अल्सर ऑफ पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया का अल्सर, जैसे लेबिया मेजोरा और माइनोरा। लेबिया मेजोरा और माइनोरा के अंदर अल्सर। तीसरे टाइप का अल्सर कुशिंग अल्सर। कुशिंग अल्सर, ठीक है, अगर वेगस स्टिमुलेशन की वजह से अल्सर अगर होते हैं, वेगस स्टिमुलेशन की वजह से इनडायरेक्टली कोई अल्सर होता है स्टमक एरिया के अंदर, तो उसको बोलेंगे कुशिंग अल्सर। ठीक है, स्टमक अल्सर ड्यू टू वेगस स्टिमुलेशन stomach ulcer due to vagus stimulation and by increase ICP। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अगला अल्सर जिसका नाम है स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर, ठीक है, जो कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से अगर अल्सर बनता है तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेस अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर ड्यू टू स्ट्रेस। ओके, अब लास्ट अल्सर है कर्लिंग अल्सर। इसका बारे में आपने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कर्लिंग अल्सर के बारे में। व्हाट इज कर्लिंग अल्सर? अगर कोई भी पेशेंट बर्न होता है, बर्न की वजह से अगर एसिड सिक्रीशन ज्यादा हो जाते हैं स्टमक के अंदर, और उस एसिड सिक्रीशन की वजह से अगर अल्सर पैदा होता है तो उसको बोलते हैं हम कर्लिंग अल्सर, यानी अल्सर ड्यू टू बर्न। ठीक है,
बर्न की वजह से अल्सर होना यानी कर्लिंग अल्सर। इसमें से इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर हाईलाइट कीजिए कुछ। एक तो सबसे पहले कुशिंग अल्सर इंपॉर्टेंट है और एक कर्लिंग अल्सर जो आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बारी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों अल्सर, ठीक है, ये चीज। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, यानी ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ जीआई म्यूकोजा। सिंपल वर्ड में एक लाइन के अंदर फिनिश है, ब्रेक डाउन इन द continuity of GI mucosa। यानी देखो जीआईटी की म्यूकोजल लेयर है सबसे अंदर वाली लेयर, वो यूनिफॉर्मली पूरी जीआईटी के अंदर स्प्रेड रहती है, लेकिन अगर किसी भी रीजन के अंदर वहां पे ब्रेकडाउन हो जाए, वहां पे रप्चर हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम अल्सर हो गया भाई, ठीक है। तो ये है पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज द अल्सरेशन ऑफ it is the ulceration of mucosal wall of esophagus, stomach and duodenum। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, ये अल्सरेशन, इट इज द अल्सरेशन ऑफ म्यूकोजल वॉल ऑफ ईसोफेगस, स्टमक और डोडिनम। इन स्टमक, डोडिनम और ईसोफेगस के अंदर कहीं पे भी अल्सरेशन हो जाना म्यूकोजल वॉल के अंदर, वो होता पेप्टिक अल्सर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेप्टिक अल्सर जीआईटी के अंदर कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी, मतलब वो ईसोफेगस से स्टार्ट होकर रेक्टम तक कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इट कैन अकर एनीवेयर इन जीआईटी। anywhere in GIT। जीआईटी के अंदर ये कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ अल्सर। पेप्टिक अल्सर कितने टाइप के होते हैं? अकॉर्डिंग टू लोकेशन, पेप्टिक अल्सर हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, सबसे पहले इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर डोडिनम में, बस, ठीक है। तो अल्सर के अंदर टाइप के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लोकेशन। पहले टाइप का अल्सर है ईसोफेजियल अल्सर। ईसोफेजियल यानी ईसोफेगस के अंदर ये देखने को मिलता है हमेशा। जो ईसोफेगस, सपोज करो एक डायग्राम बनाता हूं, ये पूरा भाई 10 इंच का ईसोफेगस है, लो जी, यहां ये बन गया आपका ईसोफेगस। उसके बाद फिर यहां पे हो गया आपका स्टमक, और फिर यहां पे हो गई आपकी ड्योडिनम। तो जितने भी अल्सर है वो सारा यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब ईसोफेगस यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे ईसोफेगस का एंड हो गया, ठीक है। अब जो ईसोफेजियल अल्सर है ना, वो हमेशा लोअर 1/3 पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। लोअर 1/3 पार्ट, ये मिडल, ये अपर, ठीक है। तो ये ज्यादातर मोस्ट कॉमनली लोअर 1/3 पार्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इन लोअर
1/3 पार्ट। उसका रीजन क्या है? GERD। GERD की बार बार GERD के अंदर हमेशा लोअर 1/3 पार्ट ही अफेक्ट होता है, इसलिए इसोफेजियल अल्सर हमेशा लोअर 1/3 पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली इन लोअर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस। ठीक है, लोअर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस। और जितने भी पेप्टिक अल्सर है उसका केवल 5% ही इसोफेजियल अल्सर होते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसोफेजियल अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होएगा। तो मैंने आपको बता दिया GERD। तो मोस्ट कॉमन कोज है GERD। दिस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इसोफेजियल अल्सर। ठीक है जी। अब अगले टाइप के अल्सर की बात करते हैं इसोफेगस के बाद, स्टमक या गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर भाई, स्टमक अल्सर, ये जितने भी पेप्टिक अल्सर है उनका 15% गैस्ट्रिक अल्सर होता है। जितने भी पॉपुलेशन के अंदर अल्सर होते हैं, उस पेप्टिक अल्सर होते हैं, उसमें से 15% गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। ठीक है, ये चीज। इसके अंदर स्टमक की मोस्टली म्यूकोजल लेयर अफेक्ट होती है। वैसे तो इसोफेगस में म्यूकोजल लेयर ही अफेक्ट होती है, डोडिनम के अंदर भी म्यूकोजल लेयर भी अफेक्ट होती है। इसके अंदर बात करें जाए मोस्ट कॉमन साइट की, जैसे इसोफेजियल अल्सर के अंदर मोस्ट कॉमन साइट क्या थी? लोअर 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस। ऐसे ही स्टमक या गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो होती है पाइलोरिक पार्ट। स्टमक 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, अपने को पता है। ये फंडस पार्ट, ये बॉडी पार्ट, ये पाइलोरिक पार्ट, ये ठीक है पाइलोरिक एंट्रम पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, और 2 कर्वेचर होते हैं, हमें पता है। दिस इज ग्रेटर कर्वेचर एंड दिस इज लेसर कर्वेचर। वी एवरीबॉडी नो। स्टमक के अंदर फंडस, बॉडी, पाइलोरिक 3 पार्ट के अंदर फंडस स्टमक डिवाइड होता है। ठीक है, जो पाइलोरिक स्पिंटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है पाइलोरिक पार्ट में। और कर्वेचर की बात करें, ग्रेटर और लेसर कर्वेचर में, तो किस साइड प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है लेसर कर्वेचर की साइड। अब गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज की अगर बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन क्या कोज होता है गैस्ट्रिक अल्सर का, तो भाई जैसे इसोफेजियल का था GERD, यहाँ पे कोज होता है बैक्टीरियल कोज। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कोज होता है H. पाइलोराई बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक चीज और इसके अंदर लिख लेते हैं। अगर अपर GI ब्लीड होता है ना, तो वो मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से ही होता है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लो यहाँ पे, गैस्ट्रिक अल्सर इज ऑल्सो ए मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपर GI ब्लीड। अपर GI ब्लीड का मोस्ट कॉमन कोज होता है गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, ये चीज, ये था आपका गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, उसके बाद तीसरा और लास्ट टाइप का पेप्टिक अल्सर होता है आपका कौन सा? ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर है, यानी जितने भी पेप्टिक अल्सर है उसमें से मैक्सिमम यानी 80% केवल और केवल ड्यूडिनल अल्सर होते हैं। उसका कारण क्या है भाई? जो एसिडिक काइम है ना, जब ये पहुंचती है ना ड्यूडिनम के अंदर, तो ये ड्यूडिनम को इरोड कर देती है। ठीक है,
तो ड्यूoडेनम सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है एसिडिक काइम के, ठीक है। तो इसलिए ड्यूoडेनम के अंदर अल्सर भी सबसे ज्यादा बनेंगे। और सभी का रूट कोज क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, इसोफेजियल अल्सर, सभी का कोज है एक ही, वो क्या है, HCl। HCl इज अ रूट कोज ऑफ ऑल टाइप ऑफ अल्सर, ठीक है, ड्यूodenal। अब बात करते हैं इसका मोस्ट कॉमन साइट। तो मोस्ट कॉमन साइट भाई ड्यूodenum का पहला पार्ट, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है स्टमक का, वहीं पे सबसे ज्यादा अल्सर है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है एसिडिक काइम के। उसके बाद जैसे जैसे एसिडिक काइम आगे बढ़ती है वो न्यूट्रलाइज होती चली जाती है, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूodenum। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं मोस्ट कॉमन कोज, कि ड्यूodenal अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा। भाई ड्यूodenal अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज सेम रहेगा जो गैस्ट्रिक अल्सर का है, वो है H. पाइलोराई बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, यानी किस तरह से ये अल्सर डेवलप होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो देखो, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में एक ही चीज आपको याद रखनी है कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, HCl प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो म्यूकोजल लेयर को HCl से बचाते हैं, ठीक है। कुछ एग्रेसिव फैक्टर यानी, और कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर, ठीक है। दो टाइप के फैक्टर हैं। जब भी किसी भी रीजन की वजह से एग्रेसिव फैक्टर ज्यादा हो जाए और प्रोटेक्टिव फैक्टर कम रह जाए, तभी अल्सर डेवलप हो जाएगा। सिंपल साधारण बात है, एग्रेसिव ज्यादा प्रोटेक्टिव कम, अल्सर डेवलप, बस बात खत्म। अब बात करते हैं कौन से एग्रेसिव होते हैं और कौन से प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर इन GIT, जैसे एक तरफ लिख लेंगे हम अग्रेसिव, और एक तरफ लिख लेंगे प्रोटेक्टिव, ठीक है। प्रोटेक्टिव फैक्टर, देखो एग्रेसिव फैक्टर वे फैक्टर जो HCl प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अल्सर बनाते हैं, ठीक है, यानी फैक्टर्स विच इंक्रीज HCl प्रोडक्शन एंड कोज अल्सर। अब प्रोटेक्टिव फैक्टर वे फैक्टर जो प्रोटेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोज, जो प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकोजल लेयर को, फैक्टर्स विच प्रोटेक्ट म्यूकोजल लेयर, बस। अब बात करेंगे कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले एग्रेसिव फैक्टर की हम बात करते हैं। तो एग्रेसिव फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर, ठीक है, ये क्या है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस का ज्यादा सिक्रीशन होएगा तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर भाई अपने को पता है HCl होता है, जितना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस उतना ज्यादा HCl, किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन हाइपर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन
ठीक है, ड्यू टू एनी etiology हाइपर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर, अगर जितना ज्यादा HCl जूस गैस्ट्रिक जूस रिलीज होएगा उतना ज्यादा HCl होएगा, उतने ही ज्यादा अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड, इंक्रीज नंबर ऑफ पैराइटल सेल। अगर स्टमक के अंदर पैराइटल सेल का नंबर बढ़ता है तो पैराइटल सेल से क्या रिलीज होता है, HCl। जितने ज्यादा पैराइटल सेल उतना ज्यादा HCl प्रोडक्शन, जिससे जितना ज्यादा HCl उतना ही ज्यादा अल्सर होने का रिस्क। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ पैराइटल सेल्स। अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर, इंक्रीज वेगस नर्व स्टिमुलेशन। इंक्रीज वेगस नर्व स्टिमुलेशन। तो देखो, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ जाता है। वेगस नर्व से क्या होता है, वेगस नर्व अपने पता है भाई से अपने को पता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का पार्ट होती है। अगर वेगस नर्व को किसी भी रीजन की वजह से, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, इनकी वजह से वेगस नर्व को ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है, तो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से HCl सिक्रीशन इंक्रीज होता है, और HCl सिक्रीशन इंक्रीज होता है उससे अल्सर होने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये थे आपके 3 अग्रेसिव फैक्टर। क्या क्या है, सबसे पहले किसी भी ईटियोलॉजी, जैसे भाई कुछ ऐसा खाना खा लिया, कुछ दवा मेडिसिन ले ली, NSAIDs ले ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, HCl का प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, सेकंड, पैराइटल सेल का नंबर बढ़ जाना, जैसे स्टमक के अंदर कोई कैंसर हो गया या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से भाई पैराइटल सेल का नंबर ज़्यादा है, और पैराइटल सेल ज़्यादा है तो HCl प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, HCl ज़्यादा होगा तो अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर। अब कुछ ऐसे फैक्टर भी भगवान ने हमारे GIT के अंदर दिए हुए हैं जिससे क्या होता है जिससे अल्सर होने के चांसेस डिक्रीज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर, ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ म्यूसिन इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा। अगर स्टमक के अंदर ज्यादा म्यूसिन होएगा तो म्यूसिन क्या करता है, एक लिक्विड फॉर्म में म्यूकस होता है जो स्टोमक के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव थिन लेयर बना देता है, जिससे म्यूकोजल वाल पे एक्सपोजर कम हो जाता है। ठीक है, तो जिससे एक्सपोजर कम, उससे अल्सर का फॉर्मेशन का चांसेस भी कम। ठीक है, ये चीज। प्रेजेंस ऑफ सेकंड फैक्टर, presence of adequate, ठीक है, presence of adequate gastromucosal prostaglandins, gastromucosal, ठीक है, gastromucosal prostaglandins। ठीक है, अगर एडिक्वेट अमाउंट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स अपने म्यूकोजल एरिया के अंदर रहेंगे तो एडिक्वेट अमाउंट में म्यूकस भी प्रोड्यूस होएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। कम प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो कम म्यूकस प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन तो ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर एडिक्वेट अमाउंट में गैस्ट्रोम्यूकोजल प्रोस्टाग्लैंडिन है तो एडिक्वेट अमाउंट में म्यूकस भी प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अगर सपोज करो किसी रीजन की वजह से हल्की फुल्की म्यूकोजल वॉल टीयर भी हो जाती है, तो अगर उस एरिया के अंदर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई है तो वो ब्लड क्या करेगा, उसको हील कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ब्लड सप्लाई भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट है तो वहां पे हीलिंग भी स्लो होएगी।
तो अल्सर प्रोडक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से अगर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई है तो हीलिंग प्रॉपरली हो जाएगी, उससे अल्सर होने के चांसेस घट जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। तो अब मैंने अपने सामने है 3 अग्रेसिव फैक्टर और 3 प्रोटेक्टिव फैक्टर। किसी भी रीजन की वजह से एग्रेसिव फैक्टर का पलड़ा अगर भारी हो जाए, प्रोटेक्टिव फैक्टर कम रह जाए, वीक रह जाए, तो अल्सर डेवलप हो जाएगा। अगर दोनों बिल्कुल बैलेंस बना के चले तो कभी भी अल्सर डेवलप नहीं होएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं अल्सर डेवलप when ulcer develop when aggressive factor exceed defensive factors। ठीक है, ठीक है। अल्सर जब डेवलप होते हैं जब अग्रेसिव फैक्टर डिफेंसिव फैक्टर से आगे बढ़ जाए, डिफेंसिव फैक्टर से स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, वैसे इसका पैथोफिजियोलॉजी कोई पूछेगा तो नहीं एग्जाम में कि भाई क्या इसका पैथोफिजियोलॉजी है, बस आपको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका ईटियोलॉजी। Now we talk about the etiology of peptic ulcer. ईटियोलॉजी, सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी जो एक ही है, क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया, एच पाइलोराई बैक्टीरिया। एच पाइलोराई बैक्टीरिया 80% केसेस के अंदर यही कोज होता है। ठीक है, 80% कोज ऑफ all type of peptic ulcers। ठीक है, 80% कोज ऑफ all type of peptic ulcers। all टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर क्या? एच पाइलोराई। ये क्या है? एच पाइलोराई एक टाइप का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, जो क्या करता है, इस बैक्टीरिया का क्या खास बात है, इससे अल्सर कैसे होता है? ये बैक्टीरिया अपनी म्यूकोजल लेयर को, अपने गैस्ट्रिक की, ड्यूोडेनम की म्यूकोजल लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय म्यूकोजल लाइनिंग। और म्यूकोजल लेयर नहीं रहेगी तो भाई अल्सर बन जाएगा। अल्सर है क्या? म्यूकोजल लेयर का डिस्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, तो हो जाएगा आपका अल्सर। कारण क्या था? एच पाइलोराई बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद बात करते हैं सेकंड कोज, एक्सेस यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट्स। एक्सेस यूज ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेंट। गैस्ट्रिक इरिटेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज करना भी बनता है कोज ऑफ अल्सर। जैसे गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, जैसे गैस्ट्रिक इरिटेंट्स की अगर मैं बात करूं, कौन से गैस्ट्रिक इरिटेंट्स? जैसे अल्कोहल, ठीक है, स्मोक, स्पाइसी फूड, ठीक है, मीट, कैफीन, ठीक है,
सॉफ्ट ड्रिंक्स, भाई हर वो कोज जो क्या करे अपने गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करे, वो सभी है होंगे गैस्ट्रिक इरिटेंट। जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोक हो गया, स्पाइसी फूड हो गए, मीट हो गया, कैफीन हो गया, हाई फैटी डाइट हो गई। तो ये सभी क्या करेंगे, अपने गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करेंगे। इरिटेट होएगी तो ज्यादा HCl प्रोडक्शन होएगा, ज्यादा HCl प्रोडक्शन होएगा तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होएगी। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक एनएसएड यूजेस। भाई अगर पेन होता है तो भाई सबसे पहला पेन का फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या होती है, एनएसएड्स होती है। भाई डाइक्लोफिनेक ले लो, पैरासीटामोल ले लो, ब्रूफिन ले लो, यही लेते हैं हम। इसका ये क्या करती है, ये जाके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और HCl प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। और कोई लंबे टाइम तक एनएसएड्स यूज कर रहा है तो उसके अंदर पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पे भाई अपनी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, एंजाइटी के टाइम पे होती है, जिससे HCl प्रोडक्शन बढ़ता है। HCl प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये सभी क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद लॉन्ग फास्टिंग। ठीक है, भाई लंबे टाइम तक कोई फास्टिंग कर रहा है, फास्टिंग जैसे भाई हिंदूज के अंदर करते हैं, भाई नवरात्रों के टाइम पे 9 दिन का फास्ट रखते हैं, मुस्लिम के अंदर रोजे रखते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, हम एक ह्यूमन बींग फास्ट तो कर रहा है यानी खाना नहीं खा रहा, लेकिन उसके स्टमक को थोड़ी पता है कि तेरे को खाना नहीं मिलेगा। स्टमक के अंदर तो HCl प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। और चलो ठीक है खाना नहीं खाया, लेकिन सपोज करो खाने की स्मेल भी आ जाती है, उससे भी HCl प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उससे भी HCl प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन HCl प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, स्टमक के अंदर वो HCl पड़ा है और खाना पर्सन ने खाया नहीं कि जो इसको डाइल्यूट कर दे। ठीक है, खाना होएगा तो वो HCl डाइल्यूट हो जाएगा और आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन फास्टिंग की वजह से वो HCl क्या करेगा, स्टमक में ही पड़ा रहेगा। और स्टमक में पड़ा रहेगा तो पड़ा पड़ा वो क्या करेगा, अपनी म्यूकोजल लेयर को इरोड करेगा, इरोड करेगा तो वहां पे अल्सर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज लॉन्ग फास्टिंग। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री रही है अल्सर की तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, जोलिंग एलिसन सिंड्रोम। जोलिंग एलिसन सिंड्रोम। जोलिंग एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, एक छोटी छोटी ना स्मॉल स्मॉल ट्यूमर डेवलप हो जाती है ड्यूडेनम में, स्टमक में, पेनक्रियाज में। उससे क्या हो जाता है, HCl प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो ये ट्यूमर क्या करती है, गैस्ट्रिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। और गैस्ट्रिन प्रोडक्शन ज्यादा होएगा तो उससे क्या होएगा, अपना के अंदर HCl का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, गैस्ट्रिन से HCl बढ़ेगा, HCl से अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर डेवलप इन duodenum and tumor develop in duodenum and pancreas। ये ट्यूमर क्या करते हैं, इंक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन,
और गैस्ट्रिन ज़्यादा बढ़ेगा तो इंक्रीज HCl प्रोडक्शन, और HCl इज द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग अ अल्सर। ठीक है, ये चीज। उसके बाद एक ब्लड ग्रुप भी होता है जो सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप भी होता है जो सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है, जिसका नाम होता है O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला सबसे ज्यादा रिस्क पे होता है पेप्टिक अल्सर के। पेप्टिक अल्सर भी कौन सा? ड्यूडिनल अल्सर। O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर रिस्क रहता है ड्यूडिनल अल्सर होने का। ठीक है, अगर आपका O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर रिस्क रहता है ड्यूडिनम अल्सर डेवलप होने का। ठीक है, तो ये सभी थे ईटियोलॉजी यानी कोजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं आगे क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। देखो, तीन टाइप के पेप्टिक अल्सर थे, एक ईसोफेजियल था, एक गैस्ट्रिक था, एक ड्यूडेनम था। ईसोफेजियल अल्सर के हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। हमने GERD के अंदर जो सिम्टम थे वे सारे ईसोफेजियल अल्सर के सिम्टम रहेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे केवल गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के क्लिनिकल फीचर्स के। ठीक है, तो एक तरफ लिखते हैं गैस्ट्रिक और एक तरफ लिखते हैं हम ड्यूडेनल। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे गैस्ट्रिक अल्सर और एक तरफ लिख लेंगे ड्यूडेनल अल्सर। अब इनके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। देखो, एक डायग्राम बनाते हैं। ये आया इसोफेगस और यहाँ पे होया आपका स्टमक। लो जी, ये बना दिया मैंने आपका स्टमक, और स्टमक के बाद ये बन गया अपना ड्यूडेनम। अब अल्सर बना लेते हैं। यहाँ पे है एक अल्सर पाइलोरिक पार्ट में, इंटरम पार्ट में, और यहाँ पे है ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के अंदर एक और अल्सर। बीच में यहाँ पे क्या बन जाते हैं? स्पिंटर। ठीक है, अब देखिए, स्टमक में भी एक अल्सर है, एक ड्यूडेनम में अल्सर है। अब इनके क्लिनिकल फीचर में क्या डिफरेंस है? कोई भी पर्सन क्या करेगा? खाना खाएगा। तो सपोज करो ये आ गया भाई खाना। ठीक है, तो खाने का पीस आ गया यहाँ पे। तो खाना जैसे मैंने खाना खाया तो विद इन कुछ मिनट्स हमारा खाना पहुंच जाता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक के अंदर क्या होता है? मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है। मैंने आपको फिजियोलॉजी में बताया था कि स्टमक के अंदर कुछ प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होते हैं, प्रोपल्सिव और रेट्रोपल्सिव मूवमेंट्स होते हैं, जिसका रिस्पॉन्सिबल था एक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजाल थे, जो क्या करता है? खाने को आगे की तरफ धकेलते हैं और वो खाना वापस बैक हो जाता है पाइलोरिक स्पिंटर से। फिर क्यों? ताकि खाना एक लिक्विड पेस्ट लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए ना स्टमक को कुछ टाइम देना पड़ता है खाने को पेस्ट बनाने के लिए। जब खाना पेस्ट बन जाता है ना, तभी वो आगे ड्यूडेनम में चला जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि खाना सबसे पहले स्टमक में आएगा, फिर स्टमक में उसको काइम में कन्वर्ट करा जाएगा। तो काइम में कन्वर्ट करने में कुछ देर लगती है, उसके बाद खाना फिर पहुंचता है ड्यूडेनम में। ठीक है, तो और कभी अगर गैस्ट्रिक में या ड्यूडेनम में कहीं पे भी अल्सर है तो पेशेंट को जो भी फीचर आएंगे वो आएंगे ज्यादातर पेन के। ठीक है, तो पेन का फीचर आएगा, और पेन का फीचर तभी आएगा जब उस खुले हुए अल्सर पे, उस खुले घाव पे, अल्सर यानी घाव कह लो, उस खुले घाव पे HCl का स्टिमुलेशन मिलेगा। जैसे ही HCl टकराएगा वहां पे पेशेंट को पेन फील होएगा। और HCl कब प्रोड्यूस होएगा? जब स्टमक में खाना आएगा। और ड्यूडेनम के अंदर HCl कब मिलेगा? जब स्टमक उस खाने को काइम में कन्वर्ट करके ड्यूडेनम में भेजेगा। यानी ड्यूडेनम तक वो एसिडिक खाना पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टमक में जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है,
बस मेरा कहने का ये बात थी। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों के क्लिनिकल फीचर्स में डिफरेंस की। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं गैस्ट्रिक अल्सर की। यहां पे शार्प ग्नूइंग यहां पे पेन होता है, शार्प ग्नूइंग का मतलब होता है बर्निंग पेन। ठीक है, पेन की क्वालिटी डिपेंड नहीं करती कि किस टाइप का पेन है, ग्नूइंग पेन है, शार्प पेन है, ये मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, पेन कितनी देर में होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेशेंट को होएगा सबसे पहले जैसे ही पेशेंट ने खाना खाया और खाना पहुंचा स्टमक के अंदर, एकदम से जैसे ही खाना पहुंचा यहाँ पे HCl का प्रोडक्शन बढ़ा और वो HCl अल्सर को टच करता है तो पेशेंट को पेन होएगा। पेन कैसा हो रहा है, यहाँ पे शार्प बर्निंग पेन हो रहा है। ठीक है, कहां पे हो रहा है, जहां पे स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक कहां पे है, ठीक है, स्टमक कहां पे है, इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये पेन कब होएगा, विद इन 30 to 60 मिनट। खाना खाने के आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई HCl प्रोड्यूस होएगा और HCl जब टच करेगा अल्सर को तो पेशेंट को पेन होएगा। ठीक है, विद इन हाफ आवर भी हो सकता है, विद इन 1 आवर भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को करो आप हाईलाइट। ठीक है, पेशेंट ने खाना खाया और पेशेंट के अंदर देखो, सपोज करो एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है, उसने क्या करा, खाना खाया, खाना पहुंचा स्टमक में HCl प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वो HCl ने टच किया, उस HCl ने, उस एसिड ने गैस्ट्रिक अल्सर को टच किया, तो वहां पे क्या है, वुंड है, वो क्या है, घाव है। ठीक है, वहां पे पेन होया, तो पेन होएगा तो पेशेंट को ये फील होएगा, खाना खाते पेन हुआ है ना, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि हो सकता है खाने के अंदर कुछ खराब चीज है। ठीक है, तो खाने के अंदर ही कोई दिक्कत थी कि मेरे को खाना खाते ही पेन होया, तो पेशेंट क्या करेगा, इस खाने को ना बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब स्टमक में पड़ा हुआ खाना कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा वोमिटिंग के फॉर्म में। और ठीक है, तो पेशेंट को पेन हुआ, पेशेंट ने खाने को बाहर निकाल दिया वोमिटिंग की फॉर्म में, और जैसे ही पेशेंट ने वोमिटिंग करी, गैस्ट्रिक स्टमक हो गया पूरा एम्प्टी। अगर स्टमक एम्प्टी है तो HCl प्रोडक्शन एकदम से हो गया खत्म। ठीक है, तो HCl खत्म तो भाई पेन भी खत्म, पेन खत्म तो पेशेंट को ऐसा फील होएगा कि मेरी वोमिटिंग करते ही मेरे को पेन मिल गया, पेन से राहत मिल गई। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, पेशेंट ने खाना खाया, पेशेंट को पेन होया, पेशेंट को ऐसा लगा कि मेरे को खाने की वजह से पेन हो रहा, पेशेंट ने वोमिटिंग कर दी, पेट का सारा खाली हो गया, उससे HCl प्रोडक्शन खत्म हो गया, उससे पेशेंट को पेन में राहत मिली, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि खाना खाने से पेन होया और उल्टी करने से पेन से राहत मिल गई। ठीक है, ये चीज। ठीक है, वोमिटिंग में रिलीव पेन। ठीक है, पेशेंट करेगा, सबसे पहली बात तो पेशेंट ये कहेगा फूड में कोज पेन, और साथ में ये कहेगा वोमिटिंग में रिलीव पेन। ठीक है, पेशेंट को लगेगा खाने से पेन हो रहा है और वोमिटिंग करने से पेन दूर हो रहा है। ठीक है, वोमिटिंग में रिलीव, में नहीं सॉरी, में को काट के कैन करो, वोमिटिंग कैन रिलीव पेन। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को भी करो हाईलाइट, बस। ठीक है, जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ना, वो मेल्स और फीमेल्स में बराबर नंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल और फीमेल का रेशो है ना गैस्ट्रिक अल्सर का बराबर होता है, मेल रेशो
फीमेल, जितना मेल के अंदर प्रेजेंट होता है उतना ही फीमेल्स के अंदर केसेस प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के, ठीक है। और स्टमक के अंदर भाई अल्सर है तो ये अल्सर क्या है, एक सेलुलर चेंजेस है, ठीक है। तो और ये अल्सर अगर लंबे टाइम तक रहता है तो यहाँ पे एक मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है। आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर में एक कोज ये भी रहा है कि अल्सर होना, लंबे टाइम तक किसी को अल्सर की हिस्ट्री रही है तो ये अल्सर कभी भी डेवलप हो सकता है कैंसर के अंदर, ठीक है। तो अगले पॉइंट में हम लिख लेंगे मैलिग्नेंसी कैन अक्कर, ठीक है, मैलिग्नेंसी हो सकती है। और मैंने आपको बताया था ऊपर ही देखो, अभी यहां पे बताया है गैस्ट्रिक अल्सर इज ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अपर जीआई ब्लीड, ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिख लेंगे कि भाई अगर किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग होएगी तो अगर ब्लीडिंग आपको क्या है वोमिटिंग के रास्ते से बाहर आएगी तो हेमेटेमेसिस देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर सबसे ज़्यादा हेमेटेमेसिस देखने को मिलती है क्योंकि पेशेंट को वोमिटिंग होने लग रही है और वोमिटिंग में ब्लड आएगा यानी हेमेटेमेसिस, ठीक है। तो अगले में लिख लेते हैं हेमेटेमेसिस कैन सीन। पेशेंट को हेमेटेमेसिस देखने को मिल सकती है, ठीक है, किसके अंदर, गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। तो ये थे आपके गैस्ट्रिक अल्सर के क्लिनिकल फीचर फिनिश। अब हम बात करते हैं ड्यूडिनल अल्सर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूडिनल अल्सर की। तो देखिए ड्यूडिनल अल्सर की बात करते हैं भाई, देखो ड्यूडिनम के अंदर अगर अल्सर है, ठीक है, तो ड्यूडिनम के अंदर खाना पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी क्योंकि पहले तो खाना क्या है बोलस का रूप में आया है, बोलस को काइम में कन्वर्ट करा गया है, फिर काइम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होएगा और ओपन होके वो क्या करेगा खाने को बाहर की तरफ निकालेगा, ठीक है, ड्यूडिनम की तरफ पहुंचेगा। और जब ये ड्यूडिनम के अंदर ये एसिडिक काइम पहुंचेगी तब पेशेंट को पेन होएगी, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पे भी बर्निंग पेन होएगी, लेकिन ये पेन क्या होएगी 2 घंटे के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद पेन स्टार्ट होएगी खाना खाने के, क्योंकि खाना पहुंचने सॉरी गैस्ट्रिक के अंदर पेशेंट ने खाना खाया विद इन हाफ आवर से आधे से 1 घंटे के अंदर पेशेंट को पेन होगी, लेकिन ड्यूडेनम अल्सर के अंदर खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद पेशेंट को पेन होगी। क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम तक पहुंचने में टाइम लगेगा खाने को। जब ड्यूडेनम में खाना पहुंचेगा, जब एसिडिक खाना ड्यूडेनम में पहुंचेगा तब पेशेंट को पेन होगी, और जब पेशेंट के पास पेन होगी तो क्या पेशेंट के पास अब रास्ता बचता है कि वोमिटिंग से इस खाने को निकाल दे? नहीं, पेशेंट नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, पेशेंट नहीं निकाल पाएगा, वोमिटिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, ठीक है। अब मैंने गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर एक पॉइंट लिखवाया है फूड मे कोज पेन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उससे अपोजिट होता है, फूड मे रिलीव पेन। इसका कारण क्या है, जब पेशेंट खाना खाता है ना तो हल्का फुल्का, देखो सपोज करो वैकेंट है, कोई एम्प्टी स्टमक है, तो वहां पे ना अल्सर की वजह से हल्की फुल्की माइल्ड स्टिमुलेशन ड्यूडेनल अल्सर की वजह से प्रेजेंट होती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ही पेशेंट खाना खाता है ना तो वो वेगस नर्व की स्टिमुलेशन डाइवर्ट हो जाती है स्टमक की तरफ, और स्टमक के अंदर तो कोई अल्सर है ही नहीं, तो कुछ टाइम तक हल्का सा पेशेंट को फील होता है कि खाना खाने की वजह से मेरे को पेन कम हुआ है, और लेकिन ये पेन फिर से बढ़ जाएगा जैसे ही एसिडिक खाना ड्यूडेनम में पहुंचेगा, ठीक है। तो यही चीज लिखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है, बर्निंग पेन, देखो ड्यूडेनम के अंदर बर्निंग पेन, ठीक है। कहां पे होएगा, इन ड्यूडेनम भाई थोड़ा सा नीचे होता है, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। और यहां पे पेन कितनी देर में स्टार्ट होता था, पेन अक्कर्स
2 से 3 आवर आफ्टर मील, खाना खाने से 2 से 3 घंटे के बाद। और यहाँ पे होएगा अपोजिट, गैस्ट्रिक के अंदर खाने खाने की वजह से पेन हो रहा था, यहाँ पे पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्लस में स्टिमुलेशंस की वजह से पेशेंट को ऐसा लगेगा, मेनली स्टिमुलेशंस की वजह से, वेगस नर्व स्टिमुलेशन की वजह से, कि खाना खाते जैसे गैस्ट्रिक स्टमक के अंदर खाना जाता है तो जो स्टिमुलेशंस है वे वेगस नर्व स्टिमुलेशंस है वे स्टमक में ट्रांसफर हो जाएगी, उससे पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे को खाना खाने से पेन में राहत मिली है। लेकिन ये राहत कुछ देर तक है, जैसे ही खाना डोडेनम में पहुंचता है पेशेंट को शार्प पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे फूड मे रिलीव पेन। ठीक है, यहाँ पे वोमिटिंग देखने को मिलती है। क्या डोडेनल कंटेंट को हम वोमिटिंग से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, एक्सेप्ट एक कंडीशन थी पाइलोरिक स्टोनोसिस, ये एडल्ट के अंदर तो देखने को इतनी मिलती नहीं। ठीक है, वोमिटिंग इज नॉट सीन। ठीक है, और मेल फीमेल का रेशो अगर बात करें जाए डोडेनल अल्सर के अंदर, मेल और रेशो फीमेल, यानी कितने मेल और कितने फीमेल के अंदर डोडेनल अल्सर देखने को मिलता है, तो यहां पे बनता है 4:1, 4 मेल के अंदर और 1 फीमेल के अंदर। मेल के अंदर 4 गुना ज्यादा केसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी में आपको गैस्ट्रिक कैंसर पढ़ाया था, लेकिन मैंने इंटेस्टाइनल कैंसर नहीं पढ़ाया, क्योंकि इंटेस्टाइनल कैंसर रेयर होता है, तो इसलिए यहां पे मैलिग्नेंसी इज रेयर। यहां पे मैलिग्नेंसी रेयर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, गैस्ट्रिक के अंदर हेमेटेमेसिस देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर क्या है, जीआईटी के अंदर खाना आगे जा चुका है, अब ये आगे ही जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और स्टूल के रास्ते से निकलेगा। तो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को मलीना देखने को मिलता है। मलीना इज सीन, मलीना का मतलब डार्क टेरी स्टूल। ठीक है, डार्क टेरी स्टूल देखने को मिलता है किसके अंदर, डोडेनल अल्सर के अंदर। ये तो थे दोनों के बीच में, इनके अंदर हाईलाइट करो पहले तो। ठीक है, इन सारी फीचर्स को हाईलाइट करो। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉमन से क्लिनिकल फीचर जो दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये तो थे डिफरेंट फीचर, अब बात करते हैं कॉमन क्लिनिकल फीचर जो हर अल्सर के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जैसे हार्ट बर्न, यानी पायरोसिस, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, माल न्यूट्रिशन, पेशेंट को देखने को मिल सकता है एनीमिया। क्यों? क्योंकि पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट को देखने को मिल सकता है एनीमिया। ओके, और जैसे ब्लोटिंग, बेल्चिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक एनीमिया के अंदर ये चीज हो सकता है कि कौन सी वाला एनीमिया देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिल सकता है क्योंकि आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम से। ठीक है, क्योंकि बिकॉज
आयरन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ड्यूोडेनम। आयरन क्या होता है, ड्यूोडेनम से एब्जॉर्ब होता है और ड्यूोडेनम के अंदर ही अल्सर है, उससे आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, उससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम ड्यूोडेनम, बस। ओके, ये थे आपके क्लिनिकल फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे। अब बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।